पायल का इलाज एक सरकारी अस्पताल में चल रहा होता है और जिस वार्ड में पायल भर्ती होती है उसी वार्ड में मनीष को भी एडमिट कर दिया जाता है। जैसे ही मनीष की नज़र पायल पर पड़ती है तो पायल को देख कर के वो दंग रह जाता है, क्योंकि पायल उसके जस्ट बगल वाले बेड पर ही एडमिट थी। जब वो पायल को देखता है तो अपने बेड से खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद पायल के पैरों में जाकर के गिर जाता है और रोने लगता है। दोस्तों, फिर वहाँ से वो खड़ा होता है और पायल से बातें करने की कोशिश करता है, क्योंकि दोस्तों पायल कोई और नहीं बल्कि उसकी तलाकशुदा पत्नी थी, जो कि आज से 3 साल पहले से उससे दूर हो गई थी। जब वो बात करता है तो वार्ड में जो अन्य पेशेंट थे वो उसे बताते हैं कि ये बहुत दिनों से ऐसे ही पड़ी है और ऐसे ही पड़ी रहती है। नर्सेस जो हैं इसकी देखभाल के लिए आती हैं, इसका सब कुछ वही देखभाल करती हैं। दोस्तों, पेशेंट उसे बताते हैं कि ये कोमा की मरीज है। जब पायल के बारे में ऐसा मनीष सुनता है तो उसे बहुत तेज रोना आता है और वो फिर फुट फुट करके रोने लगता है। वहीं अपने सिर को पटक पटक करके रोने लगता है और अपने आप को कोसने लगता है कि उससे ये भूल कैसे हो सकती है। दोस्तों, वो अपने आप को बहुत ही अधिक मात्रा में कोसने लगता है। नमस्कार, प्रणाम। क्राइम वार्ता के इस नए अध्याय में नई कहानी में आपका फिर से स्वागत है। आज फिर से एक ऐसी सच्ची घटना है, सच्ची कहानी है, जिसमें एक शादीशुदा जोड़े का तलाक हो जाता है और तलाक के बाद दोनों की जिंदगी एकदम से जहन्नुम बन जाती है, नरक हो जाती है। पत्नी जो कि अपने पति से बेहद प्यार करती थी और एक पति के गलत डिसीजन से कोमा की पेशेंट बन जाती है। आइए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस कहानी को आखिर क्या स्टोरी थी, क्या स्ट्रगल था। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मनीष जो कि गांव का रहने वाला था, ये अपने माता पिता का इकलौता था। इसके माता पिता मिडिल क्लास फैमिली से थे। इनके पास लगभग 8 बीघा जमीन थी। मनीष जो था ये पढ़ा लिखा नहीं था, ये केवल बहुत ही साधारण व्यक्ति था और हमेशा दूसरे लोगों की मदद किया करता था, लेकिन दिल का सच्चा भी था। तो ये जब बड़ा हुआ तो इसके लिए रिश्ते आने लगे। माता पिता ने इससे कहा कि बेटा, तुम्हारे लिए रिश्ते आ रहे हैं तो हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। जब शादी की बात को छिड़ा माँ बाप ने मनीष के सामने, तो मनीष बोलता है कि पिताजी, माताजी, मुझे अभी शादी नहीं करनी है और मैं जब शादी करूँगा तो अपनी पसंद की लड़की से ही करूँगा। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी भी करूँगा। माता पिता बोलते हैं कि हमें भी मिलवाओ, अब हम बड़े बूढ़े हो गए हैं, हमसे अब घर का खाना हम नहीं बनता है, मुझसे काम नहीं होता है, तो मैं चाहता हूँ कि हम तुम्हारी शादी करा दें। तो मनीष बोलता है कि ठीक है पिताजी। दोस्तों, इसके बाद में वो अपनी उस गर्लफ्रेंड के पास लेकर के जाता है जिससे वो प्यार करता था, क्योंकि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो पास ही की, पड़ोस की गांव की थी। तो वहाँ लेकर के जाता है। उसके माता पिता वहाँ पहुँचते हैं और लड़की के माता पिता से लड़की से बातचीत करते हैं। दोस्तों, लड़की सुंदर थी, लड़का सुंदर था, अच्छा था, अच्छा मिडिल क्लास फैमिली से था। लड़की भी मिडिल क्लास फैमिली से थोड़ी कम थी। तो उन दोनों की शादी की बातचीत होती है और शादी उनकी फिक्स हो जाती है। 1 साल के बाद ही उन दोनों की शादी भी कर दी जाती है। शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी को खुशहाल तरीके से जीते हैं और जीते जीते बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने लगते हैं। दोस्तों, ऐसा ही चलता रहता है और चलते चलते एक दिन इनके साथ में एक घटना घटित हो जाती है। ये जो मनीष के माता पिता थे, ये मनीष के नाना के यहाँ जा रहे होते हैं बस से। तो बस का एक्सीडेंट हो जाता है और बस में जितने भी यात्री थे उन सारे यात्रियों की दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। उस बस में इसके माता पिता भी थे, ये भी इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। इन दोनों की मौत का जो सदमा था वो अधिक मात्रा में मनीष को लगता है और उसकी पत्नी को भी लगता है, तो ये शोक में डूब जाते हैं। दोस्तों,
लगभग 1 महीना गुजर जाता है इन दोनों को शोक में डूबे। तो एक दिन पायल के माता-पिता पायल के घर आते हैं उसके अपने दामाद से मिलने, पायल से मिलने के लिए। और पायल को जब ऐसी हालत में देखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं। पायल को समझाते हैं कि जो होना था सो हो गया, अब रोने से कुछ होने वाला है नहीं, माता-पिता तो वापस आएंगे ही नहीं, अपनी हँसी को ऐसे मत छुपाओ। तो पायल बोलती है कि आपका कहना उचित है पिताजी, माताजी, लेकिन जब कोई व्यक्ति समय से पहले ही गुजर जाता है तो उसके लिए बहुत दुख होता है। तो माता पिता उसे समझाते हैं कि जो होना है सो हो गया है, छोड़ो इन सब बातों को। दोस्तों इसके बाद में माता पिता अपनी बेटी को खुश करने के लिए एक चुटकुला सुनाते हैं। और चुटकुला सुनने के बाद में जो पायल होती है वो हंसने लगती है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। दोस्तों जैसे ही मुस्कुराहट आती है तो कमरे में 3 लोग थे। पायल थी, पायल के माता पिता थे, और जैसे ही वो उन तीनों को हंसते हुए जब आ, मनीष देखता है तो मनीष से रहा नहीं जाता है, वो आग बबूला हो जाता है। तुरंत कमरे में अंदर आता है और कमरे में अंदर आने के बाद में पायल के एक तमाचा खींच करके जड़ देता है। अपने ससुर के सामने ही जब ये तमाचा जड़ता है तो ससुर साहब बोलते हैं दामाद से कि तुम हमारे सामने ही हमारी बेटी को मार रहे हो, आखिर तुमने मेरी बेटी को मारा क्यों है? तो बोलता है कि मैंने इसीलिए मारा है कि मेरे माता पिता को मरे अभी 1 महीना भी ठीक से नहीं हुआ है, और मेरी पत्नी इस घर की बहू अपने माता पिता समान सास ससुर की मृत्यु पर इतना ढाके लगा करके हंस रही है, क्या इसे शर्म नहीं आती है? दोस्तों इन सब बातों को जब ससुर ने सुना और पायल ने सुना तो पायल तुरंत ही रोने लगती है और उसके पैरों में गिर जाती है और माफ़ी मांगने लगती है, कि कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तो दोस्तों इसके बाद में जो पायल के पिताजी थे वो पायल को उठाते हैं और पायल से बोलते हैं कि बेटी इसमें तेरी क्या गलती है, तू क्यों माफ़ी मांग रही है? गलती तो इसकी है, इसे माफ़ी मांगनी चाहिए। अब हर कोई बंदा इतने दिनों तक उदास नहीं रह सकता है, और मैंने तो तुझे खुश करने की कोशिश की थी, मुझे क्या पता था कि ये बात तेरे पति को बुरी लग जाएगी, मैं इससे माफ़ी मांग लेता हूँ। दोस्तों माफ़ी मांगता है, लेकिन जो मनीष होता है वो माफ़ नहीं करता है और ज़्यादा आग बबूला हो जाता है, और आग बबूला होने के बाद में उनसे कहता है कि मुझे आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, मुझे आपकी बेटी से कोई रिश्ता नहीं रखना है, आप अपनी बेटी को लेकर के जा सकते हैं। दोस्तों बहुत ही तेज कहता है, और ये बात सुनने के बाद पायल घबरा जाती है और फिर से पैरों में गिर जाती है, रोने लगती है, कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, हमें अपने घर से मत निकालिए, मैं आपसे बहुत अधिक प्रेम करती हूँ। दोस्तों जो मनीष था ये अपना डिसीजन ले चुका था, अपने आप में ठान चुका था कि ये पायल को घर में नहीं रखेगा। तो अपने ससुर से बोलता है कि आप कृपा करके यहाँ से चले जाइए और मुझे यहाँ अकेला रहने दीजिए। दोस्तों ससुर जी भी बोलते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारा ये आखिरी डिसीजन है? हाँ, बोल देता है कि हाँ ये मेरा आखिरी डिसीजन है। दोस्तों इसके बाद में जो गांव में जो पति पत्नी का तलाक होता है वही उसी प्रकार का तलाक हो जाता है। गांव में क्या होता है कि जो दोनों परिवार के लोग होते हैं, जो लड़की के पिताजी या लड़की के घर वाले जो पैसा लगाते हैं, जो सामान दहेज में देते हैं, शादी में देते हैं अपनी बेटी के लिए, उसे वापस ले लेते हैं, और जो पैसे खर्च करते हैं उसे भी ले लेते हैं। तो तो ऐसा हो जाता है और उन दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक के बाद में पायल अपने माता पिता के साथ अपने घर चली जाती है। दोस्तों तलाक होने के बाद में मनीष अपने आप को अकेला पाता है और अकेला रहने की कोशिश करता है। एक दिन ही बीतता है कि अगले दिन पायल फिर से अपने पति मनीष के घर आ जाती है और मनीष से गुहार लगाती है कि मुझे अपने साथ रख लो, मुझे अपने घर से मत बाहर निकालो। तो मनीष बोलता है कि जब तुम्हें अपने माता पिता जैसे सास ससुर के मरने पर दुख नहीं जताया, तो जिस दिन मैं मर जाऊंगा तो तुम्हें मेरे ऊपर भी दुख नहीं जताओगी तुम, तो मैं तुमसे अपने घर में रखने की उम्मीद नहीं कर सकता, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रखूंगा। दोस्तों ऐसा कहता है और ऐसा कहते हुए दरवाजे को बंद कर लेता है और पायल को जाने के लिए कह देता है। दोस्तों पायल जब ये सुनती है कि
जब उसका पति मरेगा और वो उसके मरने पर रोए ही नहीं, तो उसे ये बहुत ही ज़्यादा दुख ही देने वाला लगता है और वो यही सोचते सोचते अपने घर आने की कोशिश करती है। दोस्तों, जैसे ही वो सड़क पर पहुंचती है, सड़क पर पहुंचने के बाद में एक कार के सामने खड़ी हो जाती है और मरने की कोशिश करती है। कार से टक्कर होती है, कार उसे 10 फीट ऊंचा उछाल देती है और सर के बल जब वो गिरती है तो बेहोश हो जाती है। पास में जो लोग थे वो उसे एक सरकारी अस्पताल में एडमिट कराते हैं। एडमिट कराने के बाद उसका इलाज चलता है और जो डॉक्टर थे वो उसकी जान तो बचा लेते हैं, लेकिन वो उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो जाती है और वो कोमा में चली जाती है। उसके माता पिता को खबर पहुंचती है कि तुम्हारी बेटी का ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ है, तो माता पिता वहाँ पहुंचते हैं, लेकिन माता पिता अपने दामाद यानी कि मनीष को ये खबर नहीं देते हैं। दोस्तों, 1.5 महीना हो जाता है। 1.5 महीने के दौरान वो खबर नहीं देते हैं मनीष को कि उसकी पत्नी का एक्सीडेंट हुआ है और वो कोमा में है। दोस्तों, 1.5 महीने होने के बाद में मनीष अपने आप को जब अकेला महसूस करता है और जब सोचता है कि घर में खाना पकाने के लिए, घर को चलाने के लिए घर में एक औरत की ज़रूरत है, तो वो एक लड़की से शादी करने की कोशिश करता है। तो उस लड़की को अपने प्यार में फंसाता है। जो लड़की होती है उसके प्यार में फंसने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों, उसका जो वास्तविक उद्देश्य था वो उस मनीष के प्यार में फंसना नहीं था, वे बल्कि मनीष को अपने प्यार में फंसाना था और उसकी सारी संपत्ति को जब्त करना था। तो बस इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए वो लड़की मनीष को अपने प्यार में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन मनीष को ऐसा लगता है कि वो उस लड़की को अपने प्यार में फंसा रहा है। दोस्तों, ऐसे ही उन दोनों का प्यार चलता रहता है। धीरे धीरे वो लड़की मनीष से सारा पैसा अपने खाते में ट्रांसफ़र करा लेती है, बहुत अधिक मात्रा में। तो जब उसके पास में थोड़ा पैसा बचता है 1 साल के बाद, तो वो मनीष से कहती है कि मुझे अब तुम्हारे साथ में नहीं रहना है। मनीष उससे जाने की वजह पूछता है, न रहने की वजह पूछता है, तो कहती है कि तुम्हारे पास अब बचा ही क्या है जो मैं तुम्हारे साथ रहूं। तो मनीष बोलता है कि क्या तुम्हारे लिए मेरा प्यार भी कम पड़ गया है जो तुम इस संपत्ति की बातें कर रही हो। तो लड़की बोलती है कि प्यार से घर नहीं चलता है, पैसों से घर चलता है, इस प्यार की बातें मुझसे मत करो। दोस्तों, ये बातें को जब सुनता है मनीष, तो फूट फूट करके रोने लगता है और उसे उस लड़की पर बहुत ही अधिक मात्रा में गुस्सा आता है। फिर वो उसे धक्के मार करके घर से बाहर निकाल देता है, बोल देता है कि तू जा यहाँ से, वरना मेरे हाथों से कुछ गलत हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा कहते उस लड़की को तो बाहर निकाल देता है, लेकिन फूट फूट करके रोने लगता है। दरअसल उसे अपनी पत्नी पायल की बहुत तेज याद आने लगती है, जो कि उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी और वो भी उससे प्यार करता था, लेकिन अपने माता पिता के मृत्यु के बाद जो उसने अपमान सहा उसे सहन नहीं कर पाया और उसने तलाक ले लिया था। तो ऐसा जब उसे अपनी पत्नी पायल की याद आने लगी, तो याद आने के बाद उसने माता पिता के घर पहुंचा, लेकिन माता पिता उसे घर पर नहीं मिले। तो वो उसने पायल को कई जगह तराशने की कोशिश की, लेकिन उसे पायल ना उसके माता पिता कहीं नजर आए। तो वो बहुत ही ज़्यादा उदास हुआ। उदास होने के बाद अपने घर आया। दोस्तों, इधर जो उसके पास 8 बीघा ज़मीन थी वो उसे अब बेच देता है और बेचने के बाद ही अपनी पत्नी पायल की याद में ऐसे ही उल्टी सीधी हरकतों को करता है। उस पैसे से कभी पब में जाता, कभी लड़कियों के साथ डांस करता पब में, कभी जुआ खेलता, कभी उल्टे सीधे कामों को करता। दोस्तों, लड़कियों के साथ संबंध बनाना तो उसकी दिन की आदत थी, बस ऐसे ही चलता रहता है। लगभग 3 बरस गुजर जाते हैं और 3 बरस गुजरने के बाद में सचिन एक दिन जब एक लड़की को पसंद कर लेता है रोड पर, तो उससे बातचीत करता है। लड़की जो होती है वो सचिन की जब शराब की नशे में हालत को देखती है तो उसे एक थप्पड़ जड़ देती है। मनीष भी उसे एक थप्पड़ जड़ने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि जब कोई लड़का लड़की को मारता है तो वहाँ भीड़ 100% जमा हो जाती है। तो वहाँ भी भीड़ जमा हो जाती है और जब भीड़ जमा होती है तो लड़की कह देती है कि ये मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। तो
की बातों को सुनने के बाद में जो भीड़ थी वो बेकाबू हो जाती है और मनीष की एक बातों को भी सुने बिना ही उस पर हमला कर देती है, उसे मारना शुरू कर देती है। दोस्तों वो इसे इतनी बुरी तरह से मारते हैं कि उसके एक हाथ को तोड़ देते हैं। हाथ को तोड़ने के बाद में जब जनता वहाँ से चली जाती है लड़की को लेकर के, तो फिर वहाँ पुलिस आती है, पुलिस केस बन जाता है। पुलिस फिर उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराती है, सरकारी हॉस्पिटल में जब एडमिट कराती है तो उसका हाथ का ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन होने के बाद में 2 दिन हो जाते हैं और फिर उसे एक वार्ड में, हॉस्पिटल से एक वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। वहीं उसका जो इलाज के बाद ट्रीटमेंट था वो चलता है, दवाई गोली चलती रहती है। जब 2 दिन गुजरने के बाद जब उसकी हालत में अधिक फर्क आया तो उसने बगल वाले जब बेड पर देखा तो उस पर एक महिला लेटी हुई थी, जो कि ना ही बोल रही थी ना ही कुछ हलचल कर रही थी। जब मनीष ने उस महिला को देखा तो उससे रहा नहीं गया। वो तुरंत ही अपने बेड से खड़ा हुआ और उस महिला के पैरों में जाकर के रोने लगा, गिर कर के रोने लगा और उससे माफ़ी मांगने लगा। दरअसल दोस्तों वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी तलाकशुदा पत्नी पायल थी। दोस्तों मनीष पायल पायल कह कर के पायल को जगाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो नहीं जानता था कि पायल जो है वो कोमा में है। तो रोने लगता है और पायल को जगाने की कोशिश करता है। तो उस बार में कुछ और जो पेशेंट थे वो मनीष को बताते हैं कि भाई साहब ये जो लड़की है ये बहुत दिनों से ऐसे ही पड़ी हुई है, ये कोमा में है और इसकी देखभाल के लिए यहाँ नर्स आती है। दोस्तों जब ये सुनता है कि पायल कोमा में है तो वो बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में रोने लगता है और वहीं पर सर पटक पटक करके मारता है। दोस्तों उसे अपने किए पर बहुत ही ज़्यादा पछतावा होता है कि आज उसकी वजह से, उसकी एक गलती से एक लड़की की ज़िंदगी कैसी हो गई है। दोस्तों फिर वो उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो कोमा में थी तो जागती कैसे। कुछ समय बाद जब वो वहाँ रोता है तो कुछ समय बाद उसके सास ससुर वहाँ आते हैं और सास ससुर जब आते हैं तो जब वो देखते हैं इसे, तो इसे देखने के बाद में वो उससे बात तक नहीं करते हैं। तो मनीष अपने सास ससुर के पैरों में गिरता है और माफ़ी मांगने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो और मुझे ये बताओ आखिर इसके साथ में ऐसा हुआ कैसे। सास ससुर की भी आंखों से आंसू आ जाते हैं और फिर वो मनीष से कहते हैं कि इसके साथ में तुम्हारे कारण हुआ है। अगर तुमने इसे उस दिन घर से जाने के लिए ना कहा होता और शायद तुमने उस दिन इसे जलील न किया होता तो इसकी स्थिति ऐसे न बनती। दोस्तों तो माता पिता की ऐसी बातों को सुनने के बाद में मनीष और अधिक रोने लगता है। अब उसे अपने किए पर अधिक मात्रा में पछतावा होने लगता है। वो माता पिता के पैरों में गिर जाता है और माफ़ी मांगने लगता है। कहता है कि माताजी पिताजी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा अपराध हुआ है और मैं इस अपराध को कैसे भुला पाऊंगा, कैसे चुका पाऊंगा, मुझे खुद नहीं पता। दोस्तों इसके बाद में उसके माता पिता उससे बोलते हैं कि बेटा जो होना था सो हो गया। अगर तुम इस अपराध को भुलाना चाहते हो, इस अपराध की कीमत चुकाना चाहते हो तो तुम अपनी इस पत्नी को अपनी पत्नी दोबारा से बनाओ और इसकी सेवा करो। दोस्तों इसके बाद में अपने सास ससुर की बातों को मान लेता है और मानने के बाद में वो अपनी पत्नी की सेवा करने की ठान लेता है। दोस्तों सेवा तो तब करता जब उसका एक हाथ सही होता, एक हाथ ही उसका टूटा हुआ था। तो 1 महीने तक तो वो अपने माता पिता से यानी सास ससुर से बोलता है कि आप 1 महीने तक इसकी सेवा कीजिए, जब तक मेरा हाथ सही नहीं होता था। फिर मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा, जब मेरा हाथ सही हो जाएगा तो मैं वहाँ घर पर इसकी सेवा करूँगा। दोस्तों 1 महीना हो जाता है, 1 महीने तक दोनों उसी हॉस्पिटल के उसी वार्ड में होते हैं और उन दोनों का इलाज चलता है। जब 1 महीने के बाद जब हाथ हिलने डुलने लगता है मनीष का, तो वो अपनी छुट्टी करा लेता है और साथ ही पायल की भी छुट्टी करा लेता है। पायल को घर लेकर के अपने घर पहुंचता है और घर पहुंचने के बाद उसकी
दवाई जो थी वो घर से ही चलती हैं, वो और उसकी घर से ही सेवा करता है। दोस्तों, ऐसा ही चलता रहता है। लगभग 2 महीने गुजर जाते हैं। 2 महीने गुजरने के बाद में अपनी मेहनत और परिश्रम से और भगवान के दरबार में बार बार प्रार्थना करने से, बार बार माथा टेकने से उसकी जो पत्नी थी 2 महीने बाद ठीक हो जाती है। वो कोमा से बाहर आ जाती है। दोस्तों, कोमा से बाहर आने के बाद में उन दोनों का दोबारा से मिलान हो जाता है और दोनों जो थे वो फूट फूट करके रोने लगते हैं कि उनके साथ में ये सब कैसे हो गया एक छोटी सी गलती से। पत्नी जब वो होश में आई तो मनीष उसके पैरों में गिर गया और उससे माफ़ी मांगने लगा। पायल उसे उठाती है और उसे माफ़ कर देती है और उसे अपने सीने से लगा देती है। दोस्तों, ये कहानी थी पायल और मनीष की। कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपसे केवल यही कहना चाहूँगा कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु एक न एक दिन सुनिश्चित होती है। तो दुख तब उस वक्त अधिक होता है जब कोई व्यक्ति समय से पहले गुजर जाता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हम सब जानते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना है। तो आप उस व्यक्ति के शोक में, उस व्यक्ति के गम में अपनी आगे की जीवन को बर्बाद न करें, क्योंकि आपके शोक करने से वो व्यक्ति वापस नहीं आने वाला है। अगर दोस्तों मेरी ये बात आपको अच्छी ना लगे, आपको बुरी लगे, तो आप मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बताने जा रहा हूँ। शोक जो होता है वो दिल से होता है, ना कि दिखावे से कि आप 17 दिन तक, 18 दिन तक, महीने भर तक बैठे रहें लोगों के सामने कि मेरे का ये सगा संबंधी था, ये चला गया और मुझे बहुत दुख हो रहा है, पीड़ा हो रहा है। दोस्तों, शोक दिल से होता है और दिल से ही आंसू निकलते हैं। अपने आगे की ज़िंदगी को जिएं, अपने गोल पर फोकस करें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अगर मेरी इस बात से और इस कहानी से किसी को आहत पहुंची हो, किसी को ठेस पहुंची हो, तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूं। मुझे अपना छोटा भाई समझ करके माफ़ कर दीजिएगा। मिलता हूं अगली ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।